हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो के जरिए या इस क्लास के जरिए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका कि नाम है जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, और इसके सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। उसके बाद इसका संक्षिप्त जो इतिहास है, ब्रीफ हिस्ट्री है, उसकी बात करेंगे। इसके महत्व की यानी इंपोर्टेंस की, और ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर जो है वो एक टफ चैप्टर के रूप में सामने आता है, यानी कि उनको ये चैप्टर थोड़ा सा है कठिन लगता है बाकी बायोलॉजी की तुलना में। तो इस चैप्टर को आज हम इस क्लास के जरिए या इस वीडियो के जरिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कोशिश रहेगी मेरी कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये जो चैप्टर है वो समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए बच्चों, हमने जैसा कि इसका पाठ का नाम देखा है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि परिभाषा के बारे में बात करेंगे। फिर इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इतिहास क्या कहता है, क्या क्या इसके बारे में जानना है। फिर उसके महत्व के बारे में, यानी कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का, कहाँ किस क्षेत्र में यूज किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे ऊतक संवर्धन की यानी कि टिश्यू कल्चर की। तो ये सब हैं बच्चों हमारे इस चैप्टर में जो हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है, देखिए भाई, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है उसमें 2 शब्द हमारे सामने छिपे हुए हैं। एक तो है बायो का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी प्लस दूसरा शब्द है हमारे पास टेक्नोलॉजी। तो यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इस बायोटेक्नोलॉजी जो बायो की ब्रांच है, बायोलॉजी की शाखा है, इसमें हमें सजीवों से संबंधित टेक्नोलॉजी लगाना है। यानी कि सजीवों में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाकर, टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सजीवों में कुछ चेंजेस लाएंगे। चेंजेस क्यों लाएंगे बच्चों? ताकि हम मानव के लिए उपयोगी उत्पाद जो है वो प्राप्त कर सके। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, यह शब्द बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शब्दों को जोड़कर बना है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द में 2 शब्द हैं, एक है बायोलॉजी और दूसरा है टेक्नोलॉजी। एक तो है बायोलॉजी और दूसरा है टेक्नोलॉजी, यानी 2 शब्दों से मिलने से ये बायोटेक्नोलॉजी शब्द बना है। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान और अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो यूज है, सबसे बड़ा जो फायदा देखा गया है, वो है कि इसमें हमें किसका यूज करना है बच्चों? जैविक कारकों का। किसका यूज करना है? जैविक कारकों का यूज करना है। और किसके लिए फायदे की चीज बनानी है? मानव के लिए उपयोगी चीज का निर्माण करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, उसमें किसका यूज करते हैं बच्चों? 2 सिद्धांतों का यूज करते हैं। किस किस के सिद्धांतों का यूज करते हैं? तो एक तो बच्चों हम विज्ञान के सिद्धांतों का यूज करते हैं। किसके? विज्ञान के सिद्धांतों का यूज करते हैं। एक तो विज्ञान है और दूसरा अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, अभियांत्रिकी। इन दोनों के सिद्धांतों का यूज करते हुए, जैविक कारकों का यूज करते हुए, इन दोनों के सिद्धांतों का यूज करते हैं, जैविक कारकों का यूज करते हैं। जैविक कारकों का मतलब है सूक्ष्म जीवों वगैरह का यूज करते हुए, और फायदा किसके लिए पहुंचाना है बच्चों? मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का सृजन किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? विज्ञान और अभियांत्रिकी के सिद्धांतों यानी थ्योरीज का यूज करके मानव के लिए फायदेमंद चीज बनानी है। और किससे बनानी है? जैविक कारकों से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से। यह है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में मानव के फायदे के लिए चीजें बनाई जाती हैं। और किसका यूज करके बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
किसका यूज करके? जैविक कारकों यानी कि सूक्ष्म जीवों का यूज करके जो है मानव के फायदे के लिए चीजें बनाना ही बायोटेक्नोलॉजी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो का हम क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं। तो विज्ञान का और अभियांत्रिकी जो है उन दोनों का हम सिद्धांतों का यूज करते हैं और जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण यानी कि सृजन करते हैं। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो पैराग्राफ में आपके अभी तक मैंने आपसे बात की है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अब आगे क्या कहा है। हमने कहा बच्चों जैविक कारकों का यूज करके दो सिद्धांत दो और उसके बाद किसका यूज कर रहे हैं? जैविक कारकों का। अब सर जैविक कारक क्या है? जैविक कारकों के रूप में हम किसको शामिल करेंगे, किसका यूज करेंगे? तो देखिए बच्चों यहां पर अगली लाइन है कि जैविक कारकों के रूप में सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं या कोशिकाओं का यूज करते हैं या फिर कोशिकाओं के जो अवयव हैं उनका उपयोग करते हैं जैविक कारकों के रूप में। या तो हम सूक्ष्म जीवों का यूज कर सकते हैं बच्चों, यहां पर देखिए सूक्ष्म जीवों का यूज कर सकते हैं या फिर जीवों की कोशिकाओं का यूज कर सकते हैं। या तो पूरा सूक्ष्म जीव काम आएगा या फिर सूक्ष्म जीव की जो कोशिकाएं हैं उनका यूज कर सकते हैं और या फिर उनके जो अवयव हैं जैसे कि उसमें केंद्रक पड़ा हुआ है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है तो उस डीएनए को हम निकालकर उसका यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों का यानी इन जैविक कारकों का यूज करते हैं और कैसा यूज? नियंत्रित उपयोग करते हैं। नियंत्रित उपयोग से वही मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसी शब्द से उसी पिछली वाली लाइन से हमारी परिभाषा बन चुकी है कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो जैविक कारकों, अब जैविक कारकों में सूक्ष्म जीव हो सकता है, उनकी कोशिकाएं हो सकती हैं या उनके अंदर पाए जाने वाले अंग यानी कि अवयव हो सकते हैं, उनका यूज करके और कैसा यूज? नियंत्रित कंट्रोल्ड यूज करके, नियंत्रित एक निश्चित टाइम के लिए एक निश्चित मात्रा में यूज करके क्या करना है? मानव के लिए फायदेमंद जो चीजें बनानी है बस वही क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो बच्चों तीनों पॉइंटों में तीनों पैराग्राफ में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है, किसके सिद्धांतों का यूज करते हैं। तो हमने कहा बच्चों दो ब्रांच है यानी कि साइंस का यानी विज्ञान का और हमारे पास जो है अभियांत्रिकी जैसे इंजीनियरिंग कहते हैं, उन दोनों के सिद्धांतों का यूज करके जैविक कारकों का यूज करके मानव के फायदे के लिए चीज बनाते हैं। तो फिर सर हमसे पूछा गया कि जैविक कारक क्या है, तो हमने कहा सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स जो है सूक्ष्म जीवों का यूज करके या फिर उनकी कोशिकाओं का यूज करके या फिर उनके अवयवों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मानव के फायदे के लिए चीजें बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर एक और परिभाषा आ रही है जैव प्रौद्योगिकी की यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की, पात्रे संवर्धन यानी इन विट्रो कल्चर। अब पात्रे संवर्धन क्या है बच्चों? अभी मैं बताऊंगा आपको। पात्रे संवर्धन करके पारजीनी यानी कि ट्रांसजेनिक जंतु और पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यह अपनी बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी परिभाषा आ चुकी है। अब देखिए बच्चों पात्रे संवर्धन क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पात्र है, ये कोई क्या है? पात्र। तो जब हम किसी पात्र में कोशिकाओं को लेंगे और कोशिकाओं को लेने के बाद यहाँ पर इनकी संख्या बढ़वाना यानी संख्या बढ़वाएंगे तो उस संख्या बढ़वाने की क्रिया को कहते हैं बच्चों संवर्धन। क्या कहते हैं? संवर्धन। और किसी पात्र में ये क्रिया हो रही है इसलिए इसको कहते हैं बच्चों पात्रे संवर्धन यानी इन विट्रो कल्चर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इन विट्रो कल्चर यानी पात्रे संवर्धन। यानी कि जब कोशिकाओं को या ऊतक को किसी पात्र में, अब पात्र कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो पेट्री डिस्क हो सकती है, पेट्री प्लेट हो सकती है या वो वॉच ग्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो पात्रे संवर्धन का मतलब क्या समझे कि कोशिकाओं की संख्या बढ़वानी है लेकिन कहाँ? किसी पात्र में, तो इसको कहेंगे पात्रे संवर्धन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों इसमें। आगे हमारे पास अगला शब्द जो दिया था वो है पारजीनी। पारजीनी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक। अब देखो पारजीनी का मतलब क्या है? जीनी का मतलब तो बच्चों किससे संबंधित है? जीन से, ठीक है। और पार का मतलब आप याद रखें पराय, पराया, ठीक है। यानी कि पारजीनी का मतलब हो गया ऐसा जंतु, मान लीजिए ये कोई जंतु है, मान लो ये कोई जंतु है और इसमें किसी दूसरे जंतु का क्या करते हैं बच्चों? इसमें मान लो किसी दूसरे जंतु का हम जीन डाल दें। क्या डाल दें? जीन। मान लो ये जीन पड़ा तो अब इस जंतु को कहेंगे हम पारजीनी जंतु।
अगर ये जंतु में ऐसा हो रहा है तो इसको कहेंगे पारजीनी जंतु, और अगर सेम क्रिया पादप में करवाएंगे तो उसको कहेंगे पारजीनी पादप। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है। अब समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, कुल मिला के बात क्या है। देखिए, अब मैं इसको कर देता हूं पहले। ये हो गया हमारा। अब वापस चलते हैं हम। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई डीएनए है किसी जीव का, किसी जीव का क्या है डीएनए, और ये मान लीजिए हमारे पास किसी जीव की कोशिका है, सेल यानी कि क्या है बच्चों, कोशिका है। अब जब इस डीएनए को मैं किसी कोशिका में डाल दूंगा, ये कोशिका अलग जंतु की है और ये जीन किसी अन्य जंतु का है। जब इस डीएनए को मैं किसी कोशिका में डाल दूंगा तो ये जो कोशिका बनेगी, अब जो भी जंतु की है वो हो जाएगा बच्चों पारजीनी जंतु। ठीक है, या फिर अगर पौधा है अगर ये, तो इसको कहेंगे पारजीनी पादप। क्या कह देंगे बच्चों, पारजीनी पादप। और इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक। अब जंतु है तो ट्रांसजेनिक जंतु, और अगर पादप है तो ट्रांसजेनिक पादप। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों इनमें। अब इन जो ट्रांसजेनिक जंतु और पादप बनाते हैं हम, इनका ही यूज किया जाता है बच्चों किसमें, इनका यूज करते हैं मानव के लिए उपयोगी जो उत्पाद है उसको प्राप्त करने में। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए वापस चलते हैं हम। तो पात्र संवर्धन आपकी क्लियर है बच्चों। पात्र संवर्धन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर पात्र संवर्धन क्या है, आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पात्र संवर्धन क्या है बच्चों, किसी पात्र में जब हम किसी जीव की या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करवाते हैं तो इसे पात्र संवर्धन कहते हैं। और पारजीनी का मतलब होता है किसी दूसरे पादप में या जंतु में या जीव में किसी में भी अन्य किसी प्राणी का या पादप का जीन उपस्थित है तो उसे कहते हैं पारजीवी जंतु या पादप कोशिकाओं से फिर हम क्या करते हैं, उत्पाद प्राप्त करने के, प्रोडक्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके बाद बच्चों पादप जैव प्रौद्योगिकी यानी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस में करते हैं, प्लांट्स में। यानी कि देखिए कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवांशिक सुधार या उनके निष्पादन में सुधार आदि के लिए किया जाता है तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहा, दोबारा सुनेंगे कि जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाए पौधों में। अब पौधों में हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो कारणों से कर सकते हैं। पहला क्या है बच्चों, आनुवांशिक सुधार। मान लीजिए उसका डीएनए गड़बड़ है, डीएनए में क्या है गड़बड़, डीएनए ऐसा है जो ना तो उसको बीमारियों से बचा पा रहा है। ठीक है बच्चों, मतलब उसमें रोग जो है वो आसानी से लग जाता है, यानी कि डीएनए में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो उस डीएनए को सुधार सकते हैं यानी आनुवांशिक सुधार के लिए, या उनके निष्पादन का मतलब होता है बच्चों हमारा प्रोडक्ट प्राप्त करना। और प्रोडक्ट क्या है बच्चों, फसल मान लीजिए अनाज प्राप्त कर रहे हैं। तो फसल में क्या हो रहा है, मान लो कोई पौधा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम है और उसमें जो अनाज लग रहा है, अनाज उत्पन्न हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। तो उसका क्या करेंगे, निष्पादन का यानी फसल का सुधार करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ऐसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो परिभाषा है बच्चों कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में दो कारणों से किया जाए, कौन कौन से, आनुवांशिक सुधार और या फिर उनके निष्पादन में सुधार के लिए किया जाता है। जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज पादपों में किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो पहला आनुवांशिक सुधार के लिए और दूसरा उनमें निष्पादन में यानी कि फसल उत्पादन में सुधार के लिए किया जाता है। तो इसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे हम चलते हैं तो हम देखिए इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी एक प्राचीन विज्ञान है, लेकिन आजकल जैव प्रौद्योगिकी का तेजी से बढ़ता महत्व आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण है। मतलब एक नई ब्रांच निकल के आई है बायोटेक्नोलॉजी में भी, जिसको कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो लेटेस्ट जो ब्रांच निकली है, किससे निकली है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी से। इसके कारण क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है, महत्व है, वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये बहुत प्राचीन विज्ञान है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वांछित जीन को किसी भी जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है,
क्वेश्चन आ गया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पर दिया है। मान लीजिए ये कोई जीव है, इसका कोई डीएनए है, इस डीएनए को हम किसी दूसरे जीव में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक जीव से वांछित डीएनए को, यानी कि जिसे हम चाहें उस डीएनए को निकालेंगे और किसी दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस विज्ञान की शाखा को या बायोटेक्नोलॉजी के इस ब्रांच को जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, जहां वह जीन अपनी अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पाद उत्पन्न कर सकता है। यानी जब इस जीन को मैं यहां से निकाल कर किसी दूसरे जीव में डालूंगा तो ये जीन यहां पर क्या करेगा, खुद को अभिव्यक्त करेगा। अभिव्यक्त करने का मतलब क्या है बच्चों, ये यहां पर जाकर प्रोटीन का निर्माण करेगा। भाई डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है आगे जाके प्रोटीन। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो मैंने यहां से डीएनए किसी दूसरे जीव में डाला और ये जीव में जाने के बाद क्या करेगा, खुद को रिप्रेजेंट करेगा, अभिव्यक्त करेगा, यानी कि वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहां ये जीन, मान लीजिए कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ये जीन किसी पादप कोशिका में है, या हम ले लेते हैं इसको इंसुलिन बनाने वाली जीन है, मानव के लिए मान लेते हैं, मानव के लिए मान लिया ये इंसुलिन बनाने वाली जीन है। और मान लो इस मानव का इंसुलिन बनाने वाला जीन खराब हो गया है, यानी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो इस जीन को मैं यहाँ से निकालूंगा और इसको कहाँ डाल देंगे अपन, दूसरे उस मानव की कोशिका में डाल देंगे जहाँ पर वो इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेगा बच्चों, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, जीन क्या है वास्तव में डीएनए है, तो यहाँ पर ये आरएनए बनाएगा और आरएनए बनाने के बाद क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाकर खुद को क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस कोशिका में अपन डालेंगे वहां यह जीन अपनी अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पाद उत्पन्न कर सकता है, यानी कि जो इंसुलिन नहीं बन रहा था इसमें, अब वो इंसुलिन बनाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो अपने को बार बार इस चैप्टर में आगे पढ़ने हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहा है, आगे कहा गया है कि जब मनुष्य, किसकी बारे में बात कर रहा है बच्चों, मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मनुष्य सूक्ष्म जीवों एवं उनके उपयोग के बारे में नहीं जानता था, हम सूक्ष्म जीवों को और उनके उपयोग के बारे में नहीं जानते थे, उस समय भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया होती थी, उस समय भी। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक बहुत पुरानी क्या है बच्चों, विज्ञान है, बहुत पुराने टाइम से हमारे जीवन में ये उपस्थित है। बस यूजेज जो है वो मानव ने बाद में सीखे। दही, सिरका, शराब आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता था। पुराने जमाने में भी दूध बनता था, दही बनता था, घी बनता था, छाछ बनता था, सब कुछ बनते थे बच्चों। इसके अलावा सिरका बनाया जाता था, शराब बनाई जाती थी। ये सब काम जो है वो बिना सूक्ष्म जीव के संपन्न नहीं हो सकते। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें ऑलरेडी पहले से जानकारी थी, बस नाम वर्तमान में दे दिए गए। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई तकनीकी को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता था। मतलब ये तो नई टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी किसे कहा गया है, प्राचीन, तो प्राचीन किसे कहा है बच्चों, कि सूक्ष्म जीवों की जो प्राकृतिक क्षमता थी, कोई चेंज नहीं करना था, किसी का डीएनए किसी दूसरे डीएनए में मिक्स नहीं करना था, ना ही एक जीव से निकाला डीएनए दूसरे जीव में डाला जाता था। केवल एक जीव का डीएनए था, उसी में पड़ा रहने देते थे और उसी का यूज करके हम क्या करते थे, ये जो हमारे वांछित उत्पाद हैं उनको प्राप्त करते थे। तो सूक्ष्म जीवों को प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई जो तकनीकी थी उसको प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता था। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके एसीटोन बनाया गया, ब्यूटेनॉल बनाया गया, सिट्रिक अम्ल, पेनिसिलिन आदि का व्यापारिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में भी होता रहा है। यानी कि सूक्ष्म जीवों की जो क्षमता है, प्राकृतिक क्षमताएं, यानी कि कुछ देखो, प्राकृतिक क्षमता का मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म जीव है वो नेचुरली उन चीज़ों को डेवलपमेंट या विकास करते हैं, उनको बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक शब्द है पेनिसिलिन, तो जो पेनिसिलिन है बच्चों, पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त होती है जिसे नाम दिया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम कवक। तो वो कवक ऑलरेडी किसका निर्माण करता है बच्चों, पेनिसिलिन का। तो ये प्राकृतिक क्षमता है उसको निर्माण करने की। जैसे हम एसीटोन है तो कुछ जीव, सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो एसीटोन का निर्माण करते हैं, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ब्यूटेनॉल का निर्माण करते हैं, तो वो करते हैं। और इनका ही यूज किसमें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ और बाद में भी किया गया। मनुष्य के लगातार प्रयासों से सूक्ष्म जीवों में नई एवं अति उपयोगी क्षमताएं पैदा की जा सकती हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी द्वारा किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहां पर एक नया शब्द आ गया बच्चों, पुनर्योगज तकनीकी। अब हाल फिलहाल आप इसको याद करें, पुनर्योगज तकनीकी क्या है। देखिए बच्चों, ये कोई डीएनए है
और इस डीएनए के बाद मान लीजिए मेरे पास एक और ये मान लीजिए डीएनए है, तो ये भी क्या है बच्चों, डीएनए है, और ये भी क्या है बच्चों, डीएनए है। जब इन दोनों डीएनए को मैं मिक्स कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, इस प्रकार का ये वाला ये रहा, और जो रेड कलर का है वो कहाँ है बच्चों, हमारे पास इसमें मान लीजिए हमने ये ऐड कर दिया। तो ये जो डीएनए बना है जिसमें दो अलग अलग डीएनए हैं, इसको कहते हैं बच्चों पुनर्योगज डीएनए। ये जो डीएनए मतलब एक डीएनए दूसरा डीएनए, दोनों अलग अलग प्राणियों के डीएनए हैं, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, यहाँ पर एक अलग जीव का डीएनए दूसरे जीव का डीएनए, और जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इस डीएनए को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। और इस तकनीक को कहते हैं बच्चों पुनर्योगज टेक्नोलॉजी, यानी पुनर्योगज तकनीक, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो यहीं पर ये कहा है बच्चों कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा किसी भी जीव से इच्छित यानी कि वांछित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी जो मैंने इंसुलिन वाली बात की वो है कि मानव में इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाले जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करके उत्पादित इंसुलिन का जो उपयोग है वो मधुमेह में हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इंसुलिन जो बनाया गया ई कोलाई में डालकर, जीन डालकर, इंसुलिन बनाने वाले जीन को ई कोलाई जीवाणु में डाला और ई कोलाई जीवाणु में डालकर उसको इंसुलिन बनवाया गया उससे, और उस इंसुलिन का यूज किस में किया जा रहा है बच्चों, मानव में मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोग के निदान के लिए, उपचार के लिए किया जा रहा है। किसके लिए बच्चों, डायबिटीज के रोग के उपचार के लिए, यानी मधुमेह के उपचार के लिए किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला, आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये हो गया बच्चों मधुमेह, याद रखें आप। आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको में पहली बार 1983 में जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधीता का जीन स्थानांतरित किया गया था। यानी कि पहली बार जिस पादप में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया वो था तंबाकू। पहली बार जीन जो स्थानांतरित करके जो पौधा बनाया गया, यानी ट्रांसजेनिक पादप हम कहें तो पहला ट्रांसजेनिक पादप कौन बनाया गया, तंबाकू। उसमें कौन सा जीन डाला गया बच्चों, जीवाणु का जीन डाला गया, और कौन सा, एंटीबायोटिक रोधीता का जीन। कौन सा जीन डाला गया, जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधीता वाला जीन किसमें डाला गया बच्चों, तंबाकू में। अब तंबाकू नॉर्मल है, उसमें कोई दूसरा अपन जीन डाल देंगे, डीएनए डाल देंगे, तो जब तंबाकू क्या हो जाएगा बच्चों, रूपांतरित। इसलिए उस तंबाकू को कहा गया आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तंबाकू। पहली बार बनाया गया, कब बनाया गया, 1983 में। याद रखें सन 1983 में पहली बार पहला पौधा तंबाकू को बनाया गया, जो कि ट्रांसजेनिक पादप था। कैसे बनाया, कहां से जीन डाला, कौन सा जीन डाला, तो कहां से डाला, जीवाणु से डाला, और कौन सा जीन था, एंटीबायोटिक रोधीता वाला जीन था, स्थानांतरित किया गया था। तो पहला पादप कौन बना बच्चों, तंबाकू। 1983 में ही एक और वैज्ञानिक थे, कैरीमुलिस, ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर की खोज की, जिससे आणविक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो बच्चों पीसीआर का पूरा नाम आपको याद रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, खोजकर्ता कौन है या विकासकर्ता इसके कौन है, कैरीमुलिस, और कब की, 1983 में। अगले देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, ये सारे एक नंबर के जो है वो क्वेश्चन है अपने। अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है कि पहला पुनर्योगज डीएनए, पहला पुनर्योगज डीएनए, अभी मैंने बताया था बच्चों ये अलग जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो बनेगा वो पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो पहला पुनर्योगज डीएनए पॉल वर्ग ने 1972 में पात्रे तकनीक के द्वारा बनाया। पात्रे तकनीक में आपको समझ चुका है, पात्र तकनीक में क्या होता है बच्चों, किसी पात्र में ये काम किया जाता है। 1972 में किया, पॉल वर्ग ने किया पहला पुनर्योगज डीएनए। स्टेनले कोहन तथा हार्वर्ड बोयर ने 1973, यहाँ पर 72 यहाँ पर 73 में पहली बार सफल पुनर्योगज डीएनए जीव बनाया। पुनर्योगज डीएनए युक्त जीव किसने बनाया, दो वैज्ञानिक थे, स्टेनले कोहन तथा हार्वर्ड बोयर ने 1973 में। ठीक है बच्चों, आगे है विभिन्न जीवों से प्राप्त एंजाइमों का। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं बच्चों, विभिन्न जीवों से प्राप्त एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन में उपयोग आदि नवीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण। तो आपको ये तो याद नहीं करना, लेकिन जो इसके ऊपर के जो सारे पॉइंट है बच्चों वो आपको याद करने हैं। स्टेनले कोहन वाला, पुनर्योगज डीएनए जीव वाला, जीन वाला, और हमारे पास क्या है, कैरीमुलिस वाला, और पहली बार कौन बनाया गया, पौधा 1983 में तंबाकू बनाया गया। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। तो बच्चों यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब हम अगले जो लेक्चर आएगा उसमें बात करेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सामान्य परिचय और संसाधन, यानी कि यहाँ से वास्तव में हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों हम इसको अगले वीडियो में शूट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।